वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के स्पेशल सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम्स में जो भी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके डिटेल सिलेबस के बारे में, यानी कि पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चाहे आप सीयूटी में बीए की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीजी में कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर पार्ट 1 में भी रीजनिंग से सवाल बनते हैं। तो रीजनिंग का जो दायरा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं पिछले 3 सालों से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग के साथ साथ मैंने जनरल मैथ और ज्योग्राफी भी पढ़ाया है बच्चों को, और बच्चों को मैं सीयूटी से रिलेटेड जो है कि गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं पिछले 3 सालों से। और आज के इस वीडियो में स्पेशल सेशन में हम लोग फोकस्ड होंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस का वीडियो है आप देखते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का सिलेबस आप देखें, जैसे कि आपने मतलब मैथ का भी देखा होगा, अलग अलग आप देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि सिलेबस की जरूरत क्यों है, हम सिलेबस देखते क्यों हैं, मतलब हमको क्या जरूरत है इसको देखने की वीडियो की। तो मैं बता दूं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आप युद्ध में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप युद्ध में जा रहे हैं और अगर आपको अपने दुश्मनों के बारे में, अपने एनिमीज के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस युद्ध में हार ही जाओगे। तो क्या इससे क्या पता चलता है, हमको अपने दुश्मन के बारे में एकदम डिटेल हमको उनके बारे में पता होना चाहिए। पहले से ही हम रिसर्च करके जाएं ताकि उनकी जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी रणनीति है, वो सारा चीज़ हम पहले ही समझ जाएं और जैसे ही हम उस युद्ध में जाएं तो अपना जो है 100% जो है वो झंडा गाड़ के आएँ। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, अभी जैसे सीमा हैदर आई थी, ठीक है, कई लोग कह रहे थे कि वो जो है वो स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। ठीक है, तो वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि हर देश जो है ना वो जासूसी करता है किसी और देश पर, ताकि जो है अपने दुश्मन देश के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो इकट्ठा कर पाए। जैसे चाइना का नाम आपने सुना होगा, चाइना जो है अभी कुछ दिन पहले वो यूएसए के ऊपर जो है वो अपना स्पाइंग बलून जो है भेज दिया था और यूएसए को बहुत देर में पता चला। तो ये सब काम क्यों किए जाते हैं, हम अपने दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि उनकी रणनीति को, उनके स्ट्रेटेजीज को हम समझ पाएं और जब भी युद्ध हो तो हम उसमें एक एज हासिल कर पाएं और अपने दुश्मन को जो है नेस्तो नाबूद कर पाएं। ठीक है, तो अगर हमको सीयूटी के एग्जाम में अपीयर होना है, अगर उसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग में हमको इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि जो सवाल हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है हम सोच के जा रहे हैं उससे बाहर ना आए, उस दायरे से बाहर ना आए। उस चीज़ के लिए हम पहले ही रेडी हो मेंटली, और मतलब प्रैक्टिस भी कर लें ताकि हम जैसे एग्जाम में बैठे तो उसको एकदम फोड़ करके आए। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेबस की इंपॉर्टेंस है, हमको सिलेबस समझना ही है। बिना सिलेबस समझे आप जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी और आप जो है अपना 100% जो है वो करके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि सीयूटी एग्जाम्स में क्या इसकी महत्ता है, यानी कि रीजनिंग के सिलेबस की सीयूटी एग्जाम्स में क्या महत्ता है। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो हम बात करते हैं। पहले देखिए, हम बीए का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब सीयूटी जो होता है वो बीए का होता है। ठीक है, बीए जो है वो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसका सीयूटी जो है एग्जाम्स लेती है। ठीक है, तो अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैं ये 2022 का आपको दिखाना चाहूँगा कि 2000 रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इंपॉर्टेंस आपको बता देते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम चैप्टर से यहाँ नाम लिख दिया, ये देखिए 30 अगस्त 2022 को बीए का जो एग्जाम हुआ था, और 26 अगस्त, 6 अगस्त और 19 जुलाई को, उसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर से आपसे जो है वो सवाल यहाँ पर पूछे गए। जैसे हम बात करें यहाँ पर वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम से आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया। अगर हम बात करें 26 अगस्त को, ये 30 का, 26 अगस्त को यहाँ पर 3। वैसे ही आप यहाँ पर जो है अलग अलग जो है यहाँ पर बात करेंगे अभी चैप्टर्स की हम लोग सिलेबस की। यहाँ पर अभी एक बार एक नज़र आप दौड़ा लीजिए यहाँ पर कि किससे जो है वो कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ
चैप्टर हुए। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात है, और भी चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल पूछे गए, जैसे कि हम वाटर इमेज हो गया, ये सारे चैप्टर जो है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए। और आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए और भी चैप्टर्स हैं, इससे भी जो सवाल जो है आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखिए डाइस है, कैलेंडर है, एनालॉजी है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर है, यानी वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल हो, सभी से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए और भी सवाल थे, और भी चैप्टर से कुछ सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए पिछले साल जो है वो लगभग सभी शिफ्ट से जो है वो 20 से 24 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे गए थे। किसी में 20 हो गया, किसी में 18 हो गया, किसी में ये बढ़ भी जाता था, 26 हो जाता था, 25 हो जाता था। लेकिन जनरली अगर एवरेज हम बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन के आसपास आपके बीए के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछे गए थे। अब आ जाते हैं हम 2023 के ऊपर। तो जो 2023 में भी बीए का एग्जाम हुआ है, वहां पर देखिए वेन डायग्राम से जो है इन तीनों शिफ्ट में जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब देखिए हमने जो एग्जांपल के तौर पर 3 ही आपको दिखाया। अब देखिए कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो जो ये वेन डायग्राम है ना किसी में पूछा गया होगा। ऐसा नहीं हो कि ये 3 हमने एग्जांपल के तौर पर उठाया, इसमें नहीं पूछा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितने भी चैप्टर्स मेंशन किए हैं ना, सबसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ये बीए के एग्जाम्स की बात करें ऑफकोर्स, और जैसे बीए एलएलबी की भी हम बात करेंगे, सब आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैं बस एक देख लीजिए, एक नज़रिया इसमें घुमा लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, कि कहाँ से जो क्वेश्चन है कितने पूछे जा रहे हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 20, 19, 20, मतलब इसमें भी जो है 20 क्वेश्चन आपसे इस साल भी ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो है रीजनिंग वो कौन कौन से एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो एक तो बीए की बात कर ही लिया हमने, बीए का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, रीजनिंग तो आपसे बीए एलएलबी में भी पूछा जाता है। ठीक है, बीए एलएलबी में भी पूछा गया है। तो एक तो हो गया बीए एलएलबी, और बीए एलएलबी की जब हम बात करते हैं, देखिए जितना भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा करके, मतलब हो सकता है किसी चैप्टर से ना भी आए, क्योंकि मैं सारा चैप्टर आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब किसी शिफ्ट में होगा कि इस वाले से नहीं बनेगा, मान लो कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको छोड़ के जाओगे, आपको पढ़ना सारा पड़ेगा। ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूं। तो बीए एलएलबी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है एनालिटिकल रीजनिंग पर। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग पर ये ज्यादा थोड़ा फोकस रहते हैं। बीए एलएलबी में थोड़ा सा टफ होता है इसका रीजनिंग, क्योंकि ये एनालिटिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या। ठीक है, और अगर बात करें बीए की, तो बीए का भाई तो मैंने अभी 3 साल का, पिछले साल का 4 शिफ्ट, सॉरी 3 साल का नहीं, पिछले साल का 4 शिफ्ट और इस साल के 3 शिफ्ट के मैंने आपको दिखाए। और अगर हम बात कर लेते हैं बीएड में, तो बीएड में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वर्बल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस रहते हैं। हालांकि आपको पढ़ना तो सभी है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जब आप बात करते हैं पीजी की, हालांकि इसका वेटेज जो है लगभग आपको 8 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। पीजी के किसी भी अगर शिफ्ट में देखेंगे आप, किसी भी एग्जाम में, शिफ्ट में तो नहीं होता है पीजी का एग्जाम। जैसे आपने ज्योग्राफी का देखा, आपने हिस्ट्री का पेपर दिया, तो जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 वहां पर जो है वो रीजनिंग के कुछ 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो नहीं बट 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट पीजी जो है पूरा जो है आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इस 8 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा जो है वो हर चीज कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि ये जो रीजनिंग है, ठीक है, ये रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये जो रीजनिंग आपका एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए। क्यों समझ लिया आपने समझ लिया कि 20 क्वेश्चन बीए में पूछे जा रहे हैं, बीए के एग्जाम में, और बीएलएलबी में भी उसी तरह से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, और पीजी में मैंने बता दिया 8 क्वेश्चन, बीएड में भी सो है काफी क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया इसकी इंपॉर्टेंस। अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। पहले हम बात करते हैं, रीजनिंग को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में, सॉरी मैंने दो ही पार्ट में डिवाइड किया है, आप चाहे तो उसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्बल को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया। तो 1, 2, 3 ऐसे हो गया, बट ये जनरली 2 टाइप के। ठीक है, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से जैसे कि आप इसको बोल कर बता सकते हैं, जो क्वेश्चन जो है ना वो बोल करके किसी को बता सकते हैं। ठीक है, कि एक जो है एक व्यक्ति है ए, जो कि यहाँ से जो है 30 किलोमीटर गया उत्तर में, और 30 मीटर मान लेते हैं मीटर, फिर दाएं मुड़ा, वहाँ 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर चला। अब बताओ कि कितनी दूरी पर है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो वर्बली आप बता सकते हैं किसी को, मतलब ये सेंटेंसेस में लिखे होते हैं। ठीक है, ये वर्बल हो गया। नॉन वर्बल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो फिगर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर कंप्लीशन हो गया। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कि एक इमेज बना दिया आपको, ठीक है, कोई सा भी इमेज हो सकता है, और इमेज बना के आपको दे दिया, तो वो भी जो है कि
यही आएगा, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग में भी क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिगर कंप्लीशन की, वो सारे यहाँ पर आपका बन जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। बेसिकली यहाँ पर आपको फिगर्स दिखेंगे, ठीक है, एक फिगर यहाँ, एक दूसरा, तीसरा, सीरीज भी पूछा जाता है, 3 दे दिया, चौथा पूछेगा, चौथा कौन सा होगा, ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग मैं अभी बता दूंगा डिटेल में वैसे। अभी देखिए इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने डिवाइड किया, वैसे इसका मतलब अगर बात करें तो एकदम कंक्रीट इसका डिवीजन नहीं है कि इसको मतलब हम लॉजिकल में ही रखेंगे या फिर इसको जनरल में ही रखेंगे, बट मैंने एक मतलब आइडिया से कर दिया, ठीक है, डिवीजन कर दिया है, वैसे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको मतलब वर्बल रीजनिंग में हम बात करें जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, सीरीज हो गया, डाइस हो गया, ये सारे क्वेश्चन मतलब हम रख देते हैं इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी में। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में हम वो पार्ट रखते हैं जो कि थोड़ा सा मतलब ना टफ माना जाता है रीजनिंग में। जैसे बात करें हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, पजल की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की, काज एंड इफेक्ट की, असर्शन रीजन की, ये सारे चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। इसमें आप लॉजिकल में और भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। हालांकि आपको ये सारी चीजें याद करनी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम फिर आगे जो है वो अब एक एक चैप्टर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से जो है आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग में। तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण से। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से जो है आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि बोल देगा इसमें आपको तो पहले तो हर जो भी अल्फाबेट है ना, सभी अल्फाबेट का आपका जो है पोजीशन वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि जो है टी जो है वो 20 पर आता है, ठीक है, उसका पोजीशन वैल्यू 20 होता है, एम का 13 होता है। सारी चीजें आपको जो है वो याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को मतलब अल्फाबेट टेस्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेयर फॉर्मेशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट से, तो ये सारे जो है कि आप यहां से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे अगर आपको जो है वो अगर ये याद रहेगा कि कौन सा जो है लेटर जो है किस पोजीशन पर जो है वो आता है, याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स भी हैं तो वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखें कि अल्फाबेट टेस्ट जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आगे हम देखते हैं अल्फाबेट टेस्ट हो गया। दूसरा मैं बात करूं तो एनालॉजी हो गया, सादृश्यता। तो सादृश्यता एनालॉजी मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि यहां पर एक नंबर दे दिया, ठीक है, एक नंबर आपको दे दिया। अब इन दो मतलब एक पेयर दे देगा, ठीक है, कभी कभी एक नंबर, ठीक है, यहां पर कोई एक नंबर लिख दिया, ठीक है, यहां पर एक नंबर, ठीक है, यहां पर दूसरा नंबर, एक पेयर दे दिया, यहां पर एक और दे दिया। पूछेगा कि इन दोनों में जो संबंध है बताइए, इस संबंध में मतलब जो संबंध यहां पर फॉलो हो रहा है ना, जो सिमिलरिटी यहां पर है, वही सिमिलरिटी को देखते हुए इसका किससे सिमिलर होगा, ये वाला जो वर्ड है या फिर लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये किससे सिमिलर है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना होगा जो भी यहां पर, ठीक है, ये संबंध को देखते हुए ये जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए यहां पर आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे हम चलते हैं तो आगे अगर बात करें सादृश्यता हो गया, आगे बात करते हैं तो अब अगला चैप्टर जो होगा वो कोडिंग डिकोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यहां से जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो आपको मिलेगा यहां से कूट लेखन जो है कोडिंग डिकोडिंग से। ये भी कई पार्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरीज से भी आपको किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 2 आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीरीज कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो है वो 4-5 नंबर्स दे दिए जाएंगे, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, लेटर के जो है वो ग्रुप भी हो सकता है लेटर का, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कि 3-4 दे दिए, ठीक है, 3-4 दे दिए आपको, और फिर पूछा 5वां जो है कौन सा होगा, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है मतलब 5वां जो मिसिंग नंबर कौन सा होगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये सारा नंबर दे दिया जाएगा आपको, पूछेगा इसमें से कौन सा ऑड है यानी कौन सा गलत है, मतलब कि जो गलत होगा इस सीरीज में, जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसको चुनिए, वो चुन करके बताना होगा। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे आपको। मान लो पूछेगा कि चूज ऑड वन, इसमें से ऑड कौन है, विषम कौन है। तो मान लो कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि जो है कि अगर बात करें मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और मान लो कि यूके ले लेते, ठीक है। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दे दिया, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और एक हमने दे दिया
यूके, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि इनमें से ऑड कौन है, तो भाई हम देख रहे हैं कि जो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान है, ये तीनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों है एशियन कंट्रीज। और ये जो है यूके हमारा, ये कौन सा है, ये यूरोपियन कंट्री है, तो ये वाला सही हो जाएगा। मतलब यूरोपियन जो है वो क्या हो जाएगा, जो यूके है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों में क्या है, विषम है, क्योंकि 3 तो बिलोंग करते थे किससे, एशियन वाले ग्रुप से, लेकिन एक हो गया हमारा अलग। क्यों? क्योंकि ये जो है वो यूरोपियन वाले से बिलोंग करता है, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट से। अब देखते हैं हम इसको रैंकिंग। तो रैंकिंग में क्रम निर्धारण इसमें क्या होगा कि रैंकिंग में आप देखते होंगे कि जो है आपके स्कूल में कई बार क्या होता है कि रैंक वाइज आपको बैठा दिया जाता है, ठीक है, कि मान लो कि सब कुछ क्या होता है कि कई बार रैंक असाइन कर दिया जाता है कि तुमको यहाँ बैठना है, तुमको यहाँ बैठना है, ऐसे रैंकिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब आगे मैं बैठ गया, पीछे जो है एक और लड़का बैठ गया, बीच में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक हो गया, एक क्या बन गया, एक रो बन गया, ठीक है, रो बन गया पूरा। अब इसमें एक बच्चा वहाँ सामने बैठा हुआ है सबसे आगे फ्रंट पर, एक जो है पीछे सबसे बैठा हुआ है, तो फ्रंट हो गया, एक पीछे हो गया। अब पूछेगा इसमें ना कि जो है आगे से यानी सामने से फॉरवर्ड से जो है एक बच्चा जो है वो 10वें स्थान पर है। अब टोटल अगर बच्चे 40 हैं तो बताइए पीछे से उसका कौन सा स्थान होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है, ऐसा दे देगा कि एक बच्चा जो है आगे से इतना है, मतलब मान लो सुनीता जो है सामने से 15वें स्थान पर है और अनीता जो है वो पीछे से 14वें स्थान पर है, और इनके बीच में मान लो कि 2 बच्चे और बैठे हैं, तो बताओ टोटल कितने बच्चे हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 2 बच्चे होंगे, दोनों एक दूसरे अपना जो है पोजीशन बदल लेंगे, ठीक है। मतलब पहले जो है 13वां पोजीशन पर वो आगे से बैठा हुआ था, अब पीछे से जो है 2 लोग होंगे, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, अब दोनों जो है पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, तो फिर वैसे भी क्वेश्चन पोजीशन इंटरचेंज वाले पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कई टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, इजी होता है। मैं आपको कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। रीजनिंग से कोई अगर डाउट है, ठीक है, तो मैं एक एक डाउट जो है आपका क्लियर करने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। रैंकिंग हो गया। रैंकिंग की बात करते हैं तो डायरेक्शन टेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपसे यहाँ से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत इजी चैप्टर होता है, हालांकि बहुत मजा भी आता है पढ़ने में। डायरेक्शन है और डिस्टेंस है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे गूगल मैप पर आप करते हैं, गूगल मैप आपके पास होगा, आप क्या देखते हैं उसमें, मान लो कि आपको जाना है यहाँ से सिगरा, तो सिगरा जाना है तो आप वहाँ जस्ट लिखोगे सिगरा जाना है, भाई हमको यहाँ से अपने लोकेशन से सिगरा जाना है, तो वो बता देगा भाई तुम यहाँ से क्या करो, 100 मीटर जाओ आगे, 100 मीटर से राइट ले लेना, और राइट लेने के बाद फिर टर्न करना लेफ्ट आगे वाले 100 मीटर पर, वहाँ चौराहा मिलेगा, ऐसे ऐसे मतलब जाना, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ वो बताती है, ठीक है। बोलती भी रहती है उसमें, गूगल है ना जो, वो बोलती भी रहती है, तो बताती है पूरा। तो आपको वो पूरा डायरेक्शन दे देगा कि भाई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मुड़ करके यहाँ जाना है। वही होता है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें आपको एक बच्चा होगा, वो मतलब कोई भी हो सकता है, सुनीता हो सकती है, अनीता हो सकता है, या फिर जो भी हो सकता है, वो घूमेगी पहले, मतलब यहाँ पर एक ए बिंदु से चलना प्रारंभ करी, या फिर ऐसे बोलेगा कि जो है कि अपने घर से चलना प्रारंभ की, 20 मीटर राइट में मुड़ी, फिर 20 मीटर चलने के बाद 30 मीटर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना घूमती क्यों है, ठीक है। मतलब किसी को जाना है स्कूल, सीधा जाओ भाई, फिर भी ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, घूमना पड़ता है, ठीक है। वैसे बनारस में भी घूम घूम के ही जाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ गली बहुत है। तो ये हो गया दिशा परीक्षण से। तो यहाँ पर भी आपको मतलब कई बार जो है कि दिशा पूछा जाता है कि किस दिशा में है, या फिर कई बार आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाता है, सॉरी डायरेक्शन और दिशा एक ही हो गया, डिस्टेंस पूछा जाता है कि मतलब जो इनिशियल बिंदु था और लास्ट पॉइंट था, बताइए कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। एक शॉर्टेज डिस्टेंस भी पूछता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये भी आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। और शैडो वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शैडो वाला, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो सर के बल जो है खड़ा हो जाता है, फिर पूछेगा कि बताइए उसका हाथ लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ क्या है, कौन सा दिशा किधर है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, भाई इसके बारे में कौन नहीं जानता है। मतलब आपको रिश्तेदारों को देख करके कई बार गुस्सा भी आता है, नहीं आपको ताना देते रहते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि अभी आपने एग्जाम दिया सीयूटी का पहली बार, ठीक है, आपका नहीं हुआ, तो आपने मान लीजिए कि घर पर तो ऐसा बोल दिया था भाई मेरा तो हो जाएगा इस बार सिलेक्शन, कोई दिक्कत ना है, मैंने मतलब बहुत अच्छा किया है, इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। अब पता चला कि आपको मतलब एग्जाम थोड़ा सा खराब चला गया, इस बार नहीं हुआ, तो अब वही रिश्तेदार आपको बहुत ताना देते हैं, नहीं पढ़ता नहीं था, खाली इधर उधर में लगा रहता था, फ़ोन चलाता रहता था दिन भर, नहीं हुआ, ठीक है, मतलब बहुत ताना देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपके सगे संबंधी हैं वो मतलब काफ़ी मतलब लगने लगता है, थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। बट देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन जो है ना, वही जो रिश्तेदार हैं आपके चाचा, मामा, मौसा, ठीक है, वही जो है ना आपको नंबर दिलाने वाले हैं यहाँ पर। तो उनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो है आप रिश्तेदारों के नाम याद रखें, कौन कैसे किससे क्या रिश्ता होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है ठीक से, तो ये जो है क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, बहुत आराम से बनने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तीनों टाइप को इतने अच्छे से पढ़ा देता हूँ,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है बच्चों के। आप कमेंट भी देख सकते हैं, मैंने जो है कई सारे लाइव लेक्चर भी ले रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेमो के तौर पर। आगे देखें हम डाइस। तो डाइस जो है पासा, तो पासा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासा तो आप बचपन से ही खेलते आ रहे होंगे ना। पासा आपने देखा, जिसको हम लोग गाँव में लूडो बोलते हैं। तो लूडो एक किंग नाम से, आजकल तो मतलब लोग फ़ोन पर खेलने लगे हैं, दोस्त मित्र मतलब यारी भी चलने लगी है ऑनलाइन। मतलब लूडो को डाउनलोड करो, उसमें आईडी बनाओ और आईडी बना के खेलते रहो कई लोगों से, दुनिया के शायद दुनिया, हाँ ठीक है, दुनिया से भी वैसे इंडियन लोग खेलते हैं कई लोग, ठीक है, मेरा दोस्त भी खेलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पासा। तो पासा से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ये पूछते हैं। आगे हम चले क्लॉक एंड कैलेंडर। भाई कैलेंडर की मैं क्या ही बात करूँ, कैलेंडर से जो है वो हर शिफ्ट में, मतलब मैं मैक्सिमम देखता हूँ कि कैलेंडर से एक क्वेश्चन घूम फिर करके कोई भी एग्जाम हो भाई पूछा जाता है। मतलब यहाँ से ना एक क्वेश्चन तो वो टपकी जाता है। मतलब मैं गया था LLB का एग्ज़ाम देने, और LLB के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और मैं उसको बना कर आ गया गलत। अब बोलेंगे सर आप कैसे गलत बना के आ सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो जैसे 2 जोड़ना था और 2 के जगह पर हमने जोड़ दिया 3, मतलब एक एक करके, मतलब किसी एक लेटर को, सॉरी एक नंबर को मैंने 2 बार जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो भी क्वेश्चन था, बट ऐसा था कि मतलब 20 अगस्त समथिंग को कौन सा दिन था, तो वो मुझे निकालने तो आ रहा था, बहुत ईजी था। बट समस्या यह है कि कैलकुलेशन करने में मैंने गलती कर दी, ठीक है, मैंने दोबारा से जोड़ लिया, तो मैंने जो है आंसर गलत निकाल दिया। फिर यहाँ पर आकर के किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। तो जब मैंने निकाला तो फिर वो बोली थी, अपना आंसर तो भेजी थी, तो मैंने उसको बताया कि आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, बट मेरा गलत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार जो है आते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है, गलती होती है सबसे। चलिए क्लॉक एंड कैलेंडर, तो क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रोज जो है आप घड़ी में जो है टाइम देखते ही होंगे, तो यही जो है अब आपको नंबर भी दिलवाने वाला है, बहुत ईजी है। क्लॉक कैलेंडर भी ईजी है, 2-3 टाइप से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। पजल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पजल से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पजल का मतलब होता है पहेली, ठीक है, सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो पहेली। तो पजल में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और पजल में क्या है, बोल देगा कि एक जो आदमी है ना वो 5 फ्लोर है, और एक आदमी जो है वो ए के तो ऊपर रहता है लेकिन बी के नीचे नहीं रहता। मतलब ABCDE 5 लोग हैं, ठीक है, ए के तो ऊपर रहता है, लेकिन बी के नीचे नहीं रहता है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे और आपको बताना होगा कि जो है इसमें से कौन सा बीच वाले बिल्डिंग में रहता है, क्योंकि 5 लोग हैं तो एक बीच में रहता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है, तो वो पहली का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, और अगला हम चैप्टर की बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द निर्माण। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। आप ऐसे ही एक बार अगर देख लेंगे ना तो आप मतलब बहुत आसानी से बना पाएंगे। एक वर्ड दे देगा, ठीक है, एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, मान लो कि फॉर्मेशन ही हम ले लेते हैं, एक फॉर्मेशन वर्ड दे दिया और बोलेगा कि फॉर्मेशन के लेटर्स का यूज करके, मतलब फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन में जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स का यूज करके इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा किया जा सकता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन भी होंगे, 3 बनाए जा सकेंगे, एक नहीं बनेगा, या फिर ऐसा होगा कि जो है 3 बन रहे, सॉरी वो मैंने बोल ही दिया, ठीक है, 3 नहीं बन रहे होंगे और 1 बन रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत ईजी होता है, आप बना पाएंगे इसको बहुत आसानी से। आगे हम बात करें लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शनरी, शब्दों का तार्किक क्रम। तो शब्दों का ये तो हो गया लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का तार्किक मतलब जो है ये जो है तार्किक क्रम, वो डिक्शनरी के अनुसार भी पूछा जाता है। डिक्शनरी एक चैप्टर ही है, उसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, या फिर दोनों को साथ में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि साइज के हिसाब से जानवरों की बात करें तो जानवरों में हम ले सकते हैं, मान लो कीड़े मकोड़े ले लिया, और मान लो कि बैक्टीरिया ले लिया पहले, ठीक है, बैक्टीरिया, इसके बाद मान लीजिए हमने तितली ले लिया, तितली के बाद हमने मान लो खरगोश, और खरगोश के बाद हमने ले लिया हाथी, ठीक है। अब इसको बोलेगा इसको तार्किक क्रम में लगाओ, तो तार्किक क्रम में कैसे लगाएंगे? एक तो हो सकता है हमको तरीका कि हम लगा देते हैं इसको छोटे से बड़े के क्रम में, तो ऐसे हम लोग लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे फूड चेन वाला भी दे देता है कि मान लो घास है तो घास को खाएगा मान लो कि बकरी, और बकरी को खा जाएगा शेर, और शेर को मान लो कि जब वो मर जाएगा तो मान सकते हैं कि वो चमगादड़ होते हैं, वो सारे चीज़ खा जाएंगे। उसके बाद
जो है बैक्टीरिया वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो इसी हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको लॉजिकल ऑर्डर में उसको लगाना होता है, ठीक है। और डिक्शनरी हो गया, तो डिक्शनरी में आपको कुछ नहीं करना है। डिक्शनरी में जो है वो 4-5 वर्ड्स आपको दिए रहेंगे, बोलेगा कि इसको क्रम में लगाओ, या फिर पूछेगा कि इसमें से तीसरे नंबर पर कौन आएगा डिक्शनरी के ऑर्डर में अगर हम रखते हैं तब। तो आपको बस देखना है कि इसमें से ए पहले आता है तो ए वाला हो जाएगा। और वैसे तो क्या होता है कि सभी में ए दिया होता है, तो पहला वाला मतलब जो पहले आएगा ना, आप क्रम से जानते हैं ABCDEFGH, तो जो पहले आएगा वो पहला हो जाएगा। जिसमें जिस भी वर्ड में जो लेटर पहले आता है अल्फ़ाबेट में, उसमें अगर आ रहा है पहले तो वो पहले आएगा। ऐसे क्रम में हम लगा लेते हैं, ठीक है। इजी होता है, एग्जाम्पल होता तो मैं आपको समझाता अच्छे से, ठीक है। सेटिंग हो गया, बट ये सिटिंग होता है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आई रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। अब बैठक व्यवस्था में क्या है, अगर आपने बचपन में शादी अटेंड किया, ठीक है, मान लो कि आपके पड़ोसी में कोई शादी होगा, या फिर चाचा मौसा कहीं भी शादी हो सकता है, ठीक है। आपके रिश्तेदारों में आप गए शादी करने, रिश्तेदारी में, तो शादी करने नहीं मतलब शादी देखने, ठीक है। तो शादी में अटेंड करने गए, मैरिज फंक्शन था, गए। अब गए आप, और आपको बोल दिया गया कि बेटो आज जो है आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, ठीक है आप भी मेहमान हो, बट मतलब इज्जत की बात है, तो आप जो है थोड़ा सा चेयर जो है वो लगाना और खाना पीना जो है थोड़ा परोसने का काम कर देना, ठीक है, ये होता है। तो अब मान लीजिए कि आपको कुर्सी जो है वो लगाना है, तो कुर्सी कैसे लगाएंगे आप, मान लो यहाँ पर एक टेबल है, टेबल, तो एक तो होता है कुर्सी लगाने का कि आपने जो है वो एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, और एक हो गया सर्कल में। तो दो तरीके से आपको जनरली ये पूछा जाता है। हालांकि उसमें आप फिर ये इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर फॉर्म में, या फिर आयत के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, पेंटागन भी बना सकते हैं, वो अलग अलग होता है। बट अभी हम बात करें जो बेसिकली पूछा जाता है सवाल में, ये जनरली दो टाइप से पूछे जाते हैं। ये तो एक हो गया हमारा लीनियर अरेंजमेंट, और एक हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये हो गया। तो अब कुर्सी अगर आप लगाते हैं तो क्या मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं कुर्सी ऐसा लगा देता हूँ कि कुर्सी जो बैठेंगे हम, तो जो भी बंदा इसमें बैठेगा उसका मुंह उधर की होगा, मतलब टेबल इधर लगा हुआ है और कुर्सी का मुंह उधर की ओर होगा। ऐसा तो आप करेंगे नहीं, आप ऐसे ही कुर्सी लगाएंगे ना, इधर सभी का मुंह जो है इधर की ओर होगा, इधर की ओर, और बात करेंगे ये बीच में बैठ करके, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। टेबल पर बैठ करके ये खाना पीना खा रहे हैं, मस्त बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही लगाते हैं। तो अगर आपने लगाया है ये कुर्सी, ये सब काम किया है, बहुत आसान है, सवाल भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी उसी तरीके से, मतलब ये ऊपर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर भी। कई बार क्या होता है कि ये इधर भी मुंह करके बैठ सकते हैं, और कई बार हो सकता है कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी प्रकार से ये कहेगा सवाल में हम उसको करेंगे। ये बाहर की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक बाहर एक अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है क्रम से, ऐसा भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कुछ नहीं बोलना है। अगर कुछ नहीं बोला है सवाल में तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अंदर की ओर मुंह करके ही बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, यही करते हैं ना, कि हम लोग अपने को सेंटर में रख के, अगर मैं हूं, ठीक है, यहाँ पर खड़ा, ये पेज में मैं ये बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, तो अगर मैं बैठाऊंगा किसी को तो अपने को यहाँ पर बैठ करके देखूंगा कि मैं यहाँ खुद बैठा हूं, तो मेरा मुंह ऊपर की ओर ही होगा। इसी हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि ठीक है, ये इस पर बात हम लोग ज़्यादा कर लिए, आगे चलते हैं। तो लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं, ठीक है। सर्कल भी हो सकता है, ये आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। वेन डायग्राम में आपसे मान लीजिए कि 3-4 दे दिया, मान लो कि गंगा नदी दे दिया, यूपी दे दिया और भारत दे दिया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें आपको मान लीजिए कि गंगा नदी हो गया, तो गंगा नदी आता है यूपी में, तो अब आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। मतलब 3-4 वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, उससे आपको एक वेन डायग्राम बनाना होगा। और कई बार क्या होता है कि एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कुछ लिखा होता है, आपको उसका एनालिसिस करना होता है और उसका आंसर देना होता है। दोनों ईजी है, बहुत आसानी से। तो मैंने बोला मान लो कि यहाँ पर जो है, या फिर अभी बोले चंद्रयान 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया हमने अभी चांद, ठीक है, चांद ले लिया। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन बनाएंगे हम, अभी दोनों में अगर रिलेशन बनाना होगा तो ये चंद्रयान 3 को हमने भेज दिया कहाँ, चांद पर। तो ये जो चंद्रयान 3 है हमारा, ये कहाँ है, ये C3 हो गया, चंद्रयान 3, ये कहाँ है अभी, ये है चांद पर, ठीक है, ये कहाँ चला गया, चांद पर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हालांकि ये मतलब प्रॉपर नहीं है, बट ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया। तो अगर मैं ऐसे बोला जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ है, यूपी में, और यूपी कहाँ है,
इंडिया में, प्यारे भारत में। तो ये हो गया, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार से बनता है वेन डायग्राम, आपको फॉर्म भी करना होगा और एनालिसिस भी करना होगा। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखें सिलोजिज्म की बात करते हैं तो न्याय निगमन। इसमें बोल देगा भाई, कुछ भी इसमें बोल देगा ना, आपको मानना ही पड़ेगा। अब बोल देगा मैं बैल हूँ, तो बैल भी मानना पड़ेगा खुद को। अब मान लो कि बोलेगा कि ये पेन जो है ना, ये पेन नहीं है, ये कार दिख रहा है हमको, तो कार आपको मानना पड़ेगा। मतलब स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा उसको आपको 100% सत्य मानना है, ठीक है, परम सत्य है वो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ आपको वो मानना है। और उसके बाद कुछ कंक्लूजन होंगे, वो आपको बताना है कि कंक्लूजन सही होगा या फिर नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो न्याय निगमन है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में भी सेम ही होता है, बट स्टेटमेंट कंक्लूजन में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट होगा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसको आप जरूरी नहीं कि आप वेन डायग्राम की मदद से ही बना पाएंगे। सिलोजिज्म को हम वेन डायग्राम की मदद से आसानी से बना पाते हैं, बट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें तो क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा स्टेटमेंट, ठीक है, और कंक्लूजन भी थोड़ा लंबा होगा। और उसमें आपको जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप वेन डायग्राम की मदद से बना ही लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं बट कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात कर लेते हैं, कथन और पूर्वधारणाएं। इसमें क्या होगा, देखिए, अच्छा हम अभी आ गए हैं कहाँ पर, अभी हम जो है ना किस पार्ट में आ गए, अब हम एनालिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में आ गए। लॉजिकल की बात कर ली हम लगभग, इसमें हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बता दूं क्योंकि मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की, तो एनालिटिकल रीजनिंग की हम जब बात करते हैं तो आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक तो होता है वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। और इस रीजनिंग में हम जब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं ये एनालिटिकल, जो मैंने पहले आपको दिखाया था एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल जो है ये विश्लेषणात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। अब किसी का विवरण देना हो और किसी का एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना हो तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये डिस्क्रिप्शन देना ना आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर बात करें एनालिटिक की जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उससे अपर लेवल का है। अगर ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होता है एनालिटिकल, ठीक है, यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा नहीं समझ में आया तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुछ सिंपल सा उदाहरण, ठीक है। मान लो कि कोई लड़की है, ठीक है, बहुत सुंदर सी है, मस्त है, ठीक है। तो आपको उसका क्या करना है, आपको उसकी ब्यूटी का बखान करना है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन देना है। मान लो डिस्क्रिप्शन, तो अगर डिस्क्रिप्शन देना है मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं उसकी खूबसूरती का। तो मान लो आप कह सकते हैं कि रोजी चिक्स है, उसके मतलब गाल जो है वो गुलाब की तरह है, ऐसे कुछ तारीफ में आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कोरल लिप्स, मतलब कि मूंगे जैसी उसकी होंठ है। और आप मतलब कई सारे तारीफ कर सकते हैं, कर्ली हेयर्स हैं और स्टार लाइक आइज़ हैं, मतलब लड़के वैसे भी करते भी हैं, ठीक है। तो मान लो सुनीता एक लड़की है और उसकी खूबसूरती का आपने इस तरीके से बखान कर दिया, ठीक है। आपने लिख दिया कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब उसका बनावट है, ये सब चीज़ आपने बता दिया, उसका खूबसूरती बता दिया, उसके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये मतलब फेस उसका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, मैंने बता दिया आपने। ये क्या हो गया, ये एक आपने सुनीता का जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। सुनीता कोई लड़की है, ठीक है। अब ये लड़की लोग लड़के का भी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। लड़की जो है किसी लड़के को भी एग्जाम्पल बना करके उसका भी तारीफ कर सकते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, आपने खूबसूरती का बखान कर दिया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन जब हम एनालिटिक की बात करते हैं, एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण करने की, तो विश्लेषण में आपको जो है उसके ऊपर नीचे सब चीज़ समझना पड़ता है। मतलब हमने बोल दिया कि वो जो है वो सुंदर है, तो अब इसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे सुंदर है तो भाई वो सुंदर कब से है, क्या वो बचपन से इतनी सुंदर थी, उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी बचपन से ही, या फिर अब आकर के हो गई, क्या उसने अब आकर के प्लास्टिक सर्जरी करा लिया है, उसने कितने पैसे खर्च किए थे प्लास्टिक सर्जरी कराने में, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसको देख करके कितने लड़कों ने नस काटा, कितने लोग गिर गए, ये पूरा जो है उसका परिणाम, उसका आउटकम जो है उसको खूबसूरत होने का, वो सब चीज़ जो समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस करते हैं, इसको एनालिटिक की बात करते हैं हम, तो जो है कि ये डिस्क्रिप्शन से काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब काफ़ी मतलब ऊपर की चीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन देना और एनालिटिकल की बात करना, ये दोनों जो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे उदाहरण से। तो इसीलिए जो है ये एनालिटिकल रीजनिंग है, ये थोड़ा सा जो है वो टफ हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। कथन और पूर्वाधारणाएं की बात करें तो एक कथन दे देगा आपको कि मान लीजिए हमने जो है अपने कोचिंग के प्रचार के लिए अपना कोर्स जो है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। तो श्योर सिलेक्शन बैच की हम बात करें तो श्योर सिलेक्शन बैच मान लीजिए हमने अखबार में जो है हमने एडवर्टाइजमेंट जो है दे दिया कि हमारा जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। कोई भी बच्चा जो है वो सीयूटी की अगर तैयारी करना चाहता है तो कोर्स से जुड़ सकता है, ठीक है। फी भी हमने मेंशन कर दी। तो हम जो है वो क्या सोच करके उसको एडवर्टाइजिंग में दिए होंगे,
यही सोचे होंगे ना कि इसको देखेंगे बच्चे, ये एडवर्टाइजमेंट, जो भी बच्चे जो होंगे वो अगर तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे कोर्स से जो है वो परचेज करेंगे, वो तैयारी में हम हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे, यही सोच करके कोई भी कोचिंग लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने पहले ही ऐसा सोच लिया होता कि अरे क्या करेंगे लगा करके, बच्चे देखेंगे ही नहीं। अगर ऐसा सोच लेते तो क्या कोई ऐसा सोच करके एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना देगा, नेगेटिव सोच करके तो नहीं देगा, पॉजिटिव ही सोचेगा। तो एक कथन दे देगा और इसके पीछे का मतलब कि हमने क्या सोच करके ये जो है कथन हमने दिया है, क्या सोच करके हमने कथन दिया था, तो उसके पीछे का जो कारण होगा ना वो होता है पूर्वधारणा है, यानी कि एजम्पशन, क्या एज्यूम करके हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये होता है कथन और पूर्वधारणा। आगे बात कर लेते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, मैंने बता दिया था, और इसमें भी स्टेटमेंट होगा फिर कंक्लूजन होगा, आपको बताना होगा कौन सा सही है। ये मिसिंग टर्न की बात करते हैं तो ये लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है। इसमें क्या है कि एक मतलब कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं, आपने देखा होगा, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, या फिर कई सारे त्रिभुज बना के दे सकते हैं, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, लेटर भी हो सकते हैं। आपको जो मिसिंग होता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपको एक लॉजिक के थ्रू आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। आगे बात करें स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की, तो कथन और तर्क। भाई मान लो मैंने कुछ कह दिया, ठीक है, कि भाई सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, कल मैंने एक्चुअली क्या है कि ओ माय गॉड 2 देख के आया, तो इसलिए इस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल भी यहीं से आ गया। तो जो है कथन और तर्क की बात करते हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें भी तर्क चलता है कि उधर से मतलब पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, जरूरी है, और एक उधर से यामी गौतम बोलती है, लॉयर जो होती है, कि नहीं होना चाहिए। तो यही हो गया भाई, ये क्या हो गया, तर्क हो गया। तो तर्क मतलब जिसका ज्यादा सही तर्क होगा, तो उसमें पंकज त्रिपाठी का ज्यादा सही तर्क था, वो जीत भी जाता है। ठीक है, तो ये तर्क जो है वो जिसका स्ट्रांग होगा वही आपको चूज करना होता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया और एक यहाँ दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, बेसिकली 2 ही होते हैं, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वही आपको यहाँ पर चूज करना होता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स अफेक्शन की बात करते हैं। अब मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लो कि यहाँ पर बनारस में ही बात करें तो बाढ़ आ गया भाई। अब बाढ़ आ गया तो क्या करोगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर होगी म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, तो वो मान लो कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है शायद यहाँ पर, ठीक है, नगर निगम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर निर्णय लेना, डिसीजन लेना है कि भाई अब करना क्या है, बाढ़ तो आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या करें। तो जब बाढ़ आ जाएगा तो कार्यवाही क्या करोगे, मतलब क्या आप स्टेप चलोगे उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या फिर मिनिमाइज करने के लिए। अगर पूरा दूर नहीं हो, क्योंकि बाढ़ आ गया तो ऐसा तो नहीं कि पानी उठा करके कहीं और ले जाओगे, बाढ़ तो कुछ दिन तक रहेगी। लोगों को कैसे निकालना है वहाँ पर, वहाँ से इवैक्यूएट कैसे करना है, ठीक है, उनको फूड कैसे प्रोवाइड करना है, मेडिकल असिस्टेंस कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर कह सकते हो कि कौन कौन सा जो है कि स्टेप लेना होगा ताकि समस्या जो है वो कम हो पाए। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर असर्शन एंड रीजन की। तो ये जो असर्शन रीजन, ये आपको कहीं भी मिल सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने ज्योग्राफी का एग्जाम दिया था, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो असर्शन एंड रीजन के। तो ये रीजनिंग से ही चैप्टर आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो है कहीं भी बन जाता है, मतलब सीसेट आप देख लीजिए यूपीएससी का, वहाँ भी बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगर बात करें हम एनटीए की बात करें तो एनटीए जो भी एग्जाम कराता है उसका ये फोकस रहता है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो रीजनिंग में तो ये पूछा ही जाता है। इसके बाद बाकी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हिस्ट्री में भी ये पूछा जा सकता है। एक कथन दे दिया, नीचे कारण दे दिया, अब पूछेगा बताओ भाई कथन कारण सही है और कारण जो है सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, या फिर दोनों गलत है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मतलब नॉर्मल जो मेंटल एबिलिटी की हमने बात किया था उसमें है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, भाग, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं उस बारे में, उसी के थ्रू बोर्ड मास का नियम लगा के आपको सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये हो गया भाई आपका वर्बल रीजनिंग। ठीक है, क्या हो गया, ये वर्बल रीजनिंग हो गया। यहाँ पर जो है एक चैप्टर छूटा हुआ है, उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि BLLB के लिए अगर बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है ये इससे भी पूछा गया है। कौन सा वो चैप्टर था, वो था काज एंड इफेक्ट। क्या था, काज एंड इफेक्ट। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आप सिलेबस के बारे में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट मतलब कथन और कारण। एक तो होता है कि एक कथन दे दिया, एक तो दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि इसमें से पहला वाला कथन कॉज था, दूसरा वाला इफेक्ट था, या फिर बोलेगा कि पहला वाला इफेक्ट था, दूसरा वाला कारण था। इसका ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर बोलेगा दोनों इंडिपेंडेंट काज थे, या फिर ऑप्शन में होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये BLLB में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये एक हो गया। एक डेटा सफिशिएंसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, आप उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, सफिशिएंसी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, आप इसको भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया।
आगे बात कर लेते हैं अब नॉन वर्बल रीजनिंग की, लास्ट पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है यहाँ पर फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है, मैंने बताया। तो मिरर एंड वाटर इमेज पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपसे एक जो है कोई भी फिगर आपको बना के दे देगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा ये बॉल है मान लो, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसका जो है मिरर में जब देखें हम तो मिरर में इसका कैसा इमेज बनेगा, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है, कैसा बनेगा। तो ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। और इसे वाटर इमेज भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वाटर में कैसा बनेगा ये भी पूछा जा सकता है। काउंटिंग फिगर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टाइप से बनते हैं क्वेश्चन, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एक पेपर होगा उसको पहले मोड़ना होगा, फिर काटना होगा, फिर से अनफोल्ड करना होगा। अब बता भाई इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अनफोल्ड करने के बाद बनेगा, तो वो आपको बताना होगा। सीरीज की बात करें तो यहाँ पर एक फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूछेगा पांचवा कौन सा आएगा। एनोलॉजी की बात करें एक फिगर, ठीक है, दूसरा फिगर एनोलॉजी का साइन, यहाँ पर तीसरा फिगर पूछेगा यहाँ वाला कौन सा फिगर होगा। क्लासिफिकेशन की बात करें चार फिगर दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा अलग है, वो पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, तो आकृति का निर्माण करना होगा, कई सारे छोटे मोटे आकृति दे देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ कर दिया, बोलेगा इसमें से इसका यूज करके इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बोले हम फिगर कंप्लीशन, तो फिगर जो है वो आधा अधूरा रहता है। मान लो कि एक फिगर हुआ, अब फिगर का 3 पार्ट तो आपको बना के दे दिया, ये तीनों भरा रहेगा, ठीक है। पूछेगा चौथा में कौन सा आएगा, तो वो आपको बताना होगा। इम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ, मतलब मैं तो क्लासेस में कुछ मतलब बच्चे बोलते हैं तो मैं और भी करा देता हूँ ऐसे, लेकिन ये यहाँ से जो है यहाँ से आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, और भी चैप्टर्स होते हैं, बट यहाँ से इतने से आपका काम जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये पूरा जो है रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है। आगे जो है वो मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हम बात करें तो अब देखिए वर्बल रीजनिंग में बात करें तो अल्फाबेट टेस्ट में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक विशेष अक्षर ढूंढना हो सकता है, अक्षर वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ पर लेटर वर्ड प्रॉब्लम, रूल डिटेक्शन हो सकता है। ये अलग अलग जो है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो लीजिए बस, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ बस। कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर देख लीजिए। लेटर नंबर कोडिंग हो सकता है, डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है, फिक्टिशियस कोडिंग हो सकता है, यहाँ पर आई रहेगा, ठीक है, ये ई हो गया है का, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग प्रतिस्थापन विधि से ये सारे कोडिंग पूछे जाते हैं। तो ये मैं पूरा जो प्रॉपर जो है ना आपको बताऊंगा पूरे टाइप के साथ, एक एक टाइप के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, वो पूरा मैं आपको डिस्कस करूंगा लाइव लेक्चर्स के साथ, ठीक है। तो श्योर सिलेक्शन बैच में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई भी डाउट, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज में भी देखिए नंबर सीरीज होता है, लेटर सीरीज होता है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार से, मतलब वो जोड़ घटाव पर आधारित हो सकता है, गुणा भाग पर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं या फिर घन हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग संक्रिया भी हो सकता है, ये मतलब कई सारे टाइप से बनते हैं। अल्फाबेट सीरीज हो सकता है, कंटिन्यूअस पैटर्न हो सकता है, मिक्स सीरीज हो सकता है। ये लेटर सीरीज से क्वेश्चन जो है इतने टाइप से पूछे जाते हैं। आगे बात कर ले क्लासिफिकेशन की, इसमें भी 3 टाइप के होंगे, वर्ड बेस्ड होंगे, नंबर बेस्ड होंगे और लेटर बेस्ड होंगे। रैंकिंग की बात कर लें तो इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन, जैसा कि मैंने बताया भी था, 2 व्यक्ति पर, और जो है स्थान बदलने वाले पर, ठीक है, 3 प्रकार से इसमें भी। आगे बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट की, इसमें भी 3 प्रकार से आपसे हो सकता है कि अंतिम दिशा पूछे, या फिर हो सकता है कि आपसे विस्थापन पूछा जा सकते, दूरी पूछा जाता है, या फिर दिशा और दूरी दोनों पर आधारित हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात कर ले ब्लड रिलेशन की, इसमें भी 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। एक तो पहेली होता है, ठीक है, बोलेगा ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी का बहन है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, डी इनके पिता है, उस प्रकार से पहेली। और पॉइंटिंग टू और इंडिकेट टू, मतलब कि जो फोटोग्राफ वाला देखते हैं ना कि मतलब सॉरी फोटोग्राफ तो अलग हो गया, कोडेड रिलेशनशिप। अच्छा, ये फोटोग्राफ और हम जो इंडिकेट वाला है ये दोनों सेम ही है। इंडिकेट करके मान लीजिए हमारे सामने कोई खड़े हैं, इसको इंडिकेट करके हम बोल रहे हैं, किसी तीसरे को बता रहे हैं कि ये जो है ना मेरे पिताजी का बेटा का भाई है, ऐसा कुछ, ठीक है, इसको बता रहे हैं, तो वो हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको कोड दे दिया जाएगा कि ए डॉलर बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको बताना होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, इसमें भी जो है व्हेन ओनली 1 पोजीशन दिया रहेगा, 2 पोजीशन दिया रहेगा, 3 स्थिति दिया होगा, और पासे को खोलना, मतलब कि पासा खुला हुआ रहता है, कई बार बंद करना होता है, या फिर बंद रहेगा, खोलने को भी बोल सकता है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें पूछी जाती हैं।
क्लॉक में बात कर ले तो इसमें प्रतिबिंब भी पूछा जाता है कई बार, प्रतिबिंब पर आधारित, मतलब कि एक क्लॉक होगा, बोलेगा कि क्लॉक में अभी मान लो 1:20 हो रहा है, तो बताओ कि जब हम घड़ी में मतलब इसको प्रतिबिंब में देखेंगे मिरर में, तो बताओ कि कितना बजेगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि जब इसको वाटर में देखेंगे तब कितना बजेगा। ये कोड भी पूछा जा सकता है कि इसमें मान लो कि मिनट हैंड है और आर हैंड है, दोनों के बीच में 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। समय पर हो सकता है कि मतलब कि अगर दो मतलब घड़ी की सुइयों मतलब कोई टाइम हो रहा है, ठीक है, अगर इनके बीच समय दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यानी कि कोण, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा इसमें। कैलेंडर, तो कैलेंडर में एक होता है कि भाई एक निश्चित तारीख पर सप्ताह के दिनों को ज्ञात करना जब कोई संदर्भ वाला दिन न दिया गया हो। मतलब एक तो होगा कि डायरेक्टली आपको पूछ दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, आपका जन्म तिथि होगा, मान लो कि कुछ भी हो जाए 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2000 मान लेते हैं, 20 में तो अभी क्या ही पैदा हुए होंगे आप लोग, ठीक है जो भी होंगे वो लगभग आपका जन्म तिथि 4 से 6-7 के बीच में होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, 4 से 6-7 के बीच में। तो ये हो सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। और एक होता है कि आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा, मतलब पूछा जाएगा कि मान लो कि आज जो है वो संडे है या फिर मंडे जो भी है, 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, और सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया। वर्ड फॉर्मेशन में मैंने बता दिया कि दिए गए शब्द से आपको वर्ड बनाना होगा, कौन सा बनेगा, और एक मतलब शब्दों से अक्षर चुनकर भी बनाना हो सकता है। ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो इसमें तर्क के अनुसार और शब्दकोश के अनुसार, दोनों अनुसार से मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो इसमें देखिए अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न हो सकता है, और जियोमेट्रिक शेप अलग अलग शेप में हो सकते हैं, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, वो सारी चीज़ें। आगे देखें हम लॉजिकल वेन डायग्राम में भी वही मैंने 2 टाइप के जो बताए थे, आरेख की पहचान करना और एक का विश्लेषण करना। और ये जो चैप्टर्स हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग वाले हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सिलोजिम हो गया, स्टेटमेंट एंड रिजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो गया, असर्शन रीजन, और यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट की और डेटा सुफिशिएंसी के बारे में भी मैं बता दिया था। ये सेम ही चीज़ रिपीट हो गया है। और यहाँ तक जो था ये पूरा जो है आपका सिलेबस इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या जो है कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ना है आपको सीयूटी के एग्जाम्स के लिए। अगर आप बीए देने जा रहे हैं, बीए में एग्जाम देने जा रहे हैं बीए के लिए, या फिर अगर आप 2024 में अगर आप किसी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि बीएड का या फिर बीए एलएलबी का, सभी के लिए जो है सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि कहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपके सीयूटी के एग्जाम के बारे में, ठीक है। और ये जो है इतना सिलेबस, ये सारी चीज़ें करने में ना, मतलब इतना समझने में मुझे मतलब काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब जो भी चैप्टर्स मैंने बताया ना, काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनता है। और मैं पूरा प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर जो है मैं आपको एक एक करके PYQ भी डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि जो भी चैप्टर्स मैंने दिए हैं, पिछले साल दिए थे, वहीं से क्वेश्चन बने हैं इस साल, और इस साल जो दे रहा हूँ डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन जो है अगले साल भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब रहा, ये पूरा जो है मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। और कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, अगर कोई डाउट आ रहा है। अगर श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं। चैनल पर भी कई सारे वीडियो अपलोडेड और होंगे बैच के बारे में, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और यही रहा आज के लिए, ठीक है। और आई होप कि आपको जो है सिलेबस जो है पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो और काम का लगा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।